फाइनली गाइस, जिस एनीमे के सीजन 2 का हम सभी को लंबे समय से इंतजार था वो अब आखिरकार रिलीज हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आई वॉज रीइंकार्नेटेड एज द 7th प्रिंस एनीमे की। तो अब जब इसका सीजन 2 आ चुका है, इस वीडियो में मैं इसके पहले एपिसोड को पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाला। और अगर आप में से किसी ने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं जल्द ही उसका पूरा रिकैप वीडियो भी बना दूं। अब बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में हम लोग लॉयड को देखते हैं जो कि बादलों के भी ऊपर होता है और अब वह किसी से लड़ रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि उसका दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो ग्रिम से अपनी तलवार मांगता है। तो ग्रिम भी अब उसे तलवार पकड़ा देता है और अब लॉयड भी तलवार लेकर एक खतरनाक अटैक को रोक लेता है। इसी तरीके से लॉयड का अपोनेंट उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, पर लॉयड भी सभी अटैक्स को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ डॉज कर रहा होता है। लॉयड इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि उसका अपोनेंट बहुत ही ताकतवर है। दरअसल लॉयड का जो अपोनेंट है वो एक एंजेल है। जैसे ही लॉयड अब उस एंजेल के सभी अटैक्स को रोक लेता है, उसके बाद लॉयड भी अब काउंटर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी तलवार को वापस ग्रिम को पकड़ा देता है और अब वो ताओकी की टेक्निक को यूज करता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अब वो उस एंजेल के बाकी के और भी अटैक्स को रोक लेता है, पर फिर भी ये इतना काफी नहीं होता है। वो सभी अटैक्स को डॉज नहीं कर पाता है, जिस वजह से लॉयड अब घायल भी हो जाता है। ये देखकर लॉयड को अब और भी ज्यादा मजा आ जाता है। इसके बाद लॉयड अब वापस से उसी खतरनाक मैजिक को यूज करने लगता है जो कि उसने पिछले सीजन में भी यूज किया था। वो उस अटैक को सीधा उस एंजेल के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। पर हम लोग अब देखते हैं कि इतना पावरफुल हमला लगने के बाद भी उस एंजेल को कुछ भी नहीं हुआ है। वो एंजेल अब लॉयड से कहता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अगर तुम भीख भी मांगोगे तो भी मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, शैतान बच्चे कहीं के। ये सुनकर लॉयड भी कहता है, ठीक है, मुझे तो ये भी चलेगा। अब हमें पता चलता है कि ये तो बस भविष्य की लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा था। अब हमें दिखाया जाएगा कि आखिर लॉयड आसमान तक पहुंचा कैसे। शुरुआत होती है, हम लोग रेन को देखते हैं जो अब लॉयड की मेड बन चुकी है। वो काफी ज्यादा नर्वस होती है, पर फिर भी हिम्मत करके लॉयड के रूम के अंदर जाती है और कहती है, ब्रेकफास्ट का समय हो गया है। लेकिन जब वो देखती है, लॉयड तो वहां पर है ही नहीं। वहां सिर्फ ग्रिम और शीरो मौजूद होते हैं। वो लॉयड को ढूंढ ही रही होती है कि इतने में ही लॉयड अचानक दीवार में से बाहर निकलता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। ये देखकर रेन एकदम घबरा जाती है। देखो, मैं अब काफी अच्छे से अपनी प्रेजेंस को हाइड कर पा रहा हूँ। तुमने जो मानव ब्लॉक मुझे सिखाया था वो सही में कमाल का है। इस पर रेन जवाब देती है, मुझे तो इसे सीखने में कई साल लग गए थे, लेकिन तुमने तो बहुत ही जल्दी सीख लिया। लॉयड, तुम तो वाकई में कमाल के हो। पर तभी उसे अचानक एहसास होता है कि वो तो अब लॉयड की मेड बन चुकी है, इसलिए उसे सम्मान के साथ बात करनी होगी। वो तुरंत, मास्टर, आप वाकई में कमाल के हो। ये सुनकर लॉयड कहता है, तुम इतनी हिचकिचाहट में क्यों हो? क्या अब तक तुम्हें यहाँ पर काम करने की आदत नहीं हुई है? तुम्हें यहाँ आए हुए तो काफी समय हो चुका है। इस पर रेन जवाब देती है, इतने दिन काफी नहीं है। वैसे भी सिल्फा मुझे बहुत कुछ सिखा रही हैं। वो स्ट्रिक्ट हैं पर कूल भी। एटिकेट्स वगैरह सीखने में काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगी और आपके लिए एक परफेक्ट सर्वेंट बनकर दिखाऊंगी। ये सुनकर लॉयड कहता है, तुम्हें मुझे मास्टर कहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रेन खुश हो जाती है और वो लॉयड को बस लॉयड कहने वाली होती है। तभी अचानक सिल्फा वहां आ जाती है। वो तुरंत रेन से कहती है, तुम्हें लॉयड को मास्टर ही कहना होगा। ये सुनते ही रेन डर जाती है और कहती है, माफ करना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। रेन को डांट खाते हुए देख लॉयड कहता है, रेन की तो काफी बुरी हालत हो रही है। जिस पर ग्रिम कहता है, सिर्फ रेन ही नहीं बल्कि बाकी सभी लोग भी बिजी होंगे। लॉयड भी कहता है, हाँ। अगले सीन में लॉयड अब वापस उसी कैसल में आ जाता है जहां पिछले सीजन में उसने गुस आर्मी के साथ लड़ाई करके उस किले को तबाह कर दिया था। लॉयड के हमले की वजह से वहां अब एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, लेकिन गालिया ने उसे अपने जाल यानी वेब से फिर से ठीक कर दिया। ये देखकर लॉयड उछल रहा होता है। अब हमें यह भी पता चलता है कि गालिया यहाँ का गवर्नर बन चुका है। गालिया कहता है, मुझे लगा था कि यहाँ का जो गवर्नर है वो प्रिंस लॉयड बनेंगे। तो लॉयड जवाब देता है, मेरे फादर ने ही मुझे ये मौका दिया था कि मैं जिसे चाहूँ उसे गवर्नर बना सकता हूँ, और मैंने तुम्हें इसलिए गवर्नर बनाया क्योंकि इस जगह को ठीक भी तो करना था। अगर ये जगह सही नहीं होती तो मैं इसे अपनी रिसर्च के लिए यूज नहीं कर पाता। तभी बेबीलोन वहां आ जाता है और कहता है, यहाँ पर डीमस ने बहुत तबाही मचा दी है, इसे रिपेयर होने में काफी समय लगेगा। गालिया भी अब कहता है, अगर ये जगह मेरी है तो मैं इसे फिर कभी तबाह नहीं होने दूंगा। काश हमारे पास ऐसा कुछ होता जिससे हम लोग खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकें। तब ग्रिम कहता है, अगर तुम लोगों को एक डेमोनिक ओपिनियन चाहिए तो मैं तुम लोगों को डिवाइन सोर्सरी ही रिकमेंड करता हूँ।
ये सुनकर सब डर जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम एक डीमन हो? जिस पर वो जवाब देता है, हाँ, और तुम्हें क्या लगा था? खैर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि डिवाइन सोर्सरी क्या होती है। ये एक ऐसी मैजिक टेक्निक होती है जो सिर्फ चर्च के डिवोटीज ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भगवान की एक खास ताकत होती है जिसे तुम अपने शरीर में डालकर बुराई को बाहर निकालते हो। ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं, हमने तो कभी गॉड को या चर्च को माना ही नहीं। तो ग्रिम कहता है, चलो फिर, अब चर्च को ज्वाइन करने का समय आ गया है। लॉयड, तुम तैयार हो ना? ये सुनकर लॉयड थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है, चर्च में किसी और दिन चलेंगे। लॉयड का चेहरा देखकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो लॉयड को घबराहट हो रही है। तो लॉयड अब सबको बताता है, दरअसल मेरी एक गलती की वजह से मुझे चर्च से निकाल दिया गया था, पर यह बात आज से 2 साल पहले की है। शायद अब वो लोग उस घटना को भूल चुके होंगे, तो शायद अब मैं वहां जा सकता हूँ। ये सुनकर गालिया अब बेबीलोन से कहता है, तुम भी इसके साथ जाओ। वहीं लॉयड कहता है, अगर चर्च को ज्वाइन करने से मुझे डिवाइन सोर्सरी के बारे में जानने को मिलेगा तो मैं चर्च जरूर ज्वाइन करूंगा। अगले सीन में वो लोग चर्च में आ जाते हैं जहां उनके साथ रेनबी भी होती है। लॉयड अब उससे कहता है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। जिस पर रेनबी जवाब देती है, सिल्फा बिजी है तो मुझे आना पड़ा, और वैसे भी मैं आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी। ऐसा बोलते हुए वह शर्माकर शीरो को पकड़ लेती है। वहीं बेबीलोन अब लॉयड से कहता है, हमारा प्लान यही है ना, हमें चर्च को सर्व करना है ताकि हम डिवाइन सोर्सरी सीख सकें। तो लॉयड जवाब देता है, हाँ, अगर तुम चर्च का काम करोगे, जैसे कि फंड्स इकट्ठा करना, साफ सफाई करना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, प्रे करना, ऐसे वैसे काम अगर तुम लगातार करते रहोगे तो जो एंजल्स होते हैं वो तुम्हें एक ब्लेसिंग के तौर पर डिवाइन सोर्सरी दे देते हैं। ये सुनकर बेबीलोन कहता है, ओह, तो हमें तो काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं। लॉयड वहां जाकर फादर से कहता है, गुड आफ्टरनून। फादर भी पहले तो उसे प्यार से मिलते हैं, पर तभी अचानक उन्हें याद आता है, ये तो लॉयड है। फादर घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज से 2 साल पहले तुमने इस चर्च के अंदर हेल मचा दिया था, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर बेबीलोन सोचने लगता है, आखिर लॉयड ने 2 साल पहले ऐसा किया क्या था? तभी वहाँ एक सिस्टर आती है जिसका नाम ईशर होता है। वो फादर से कहती है, वो बात तो अब पुरानी हो चुकी है, उसे भूल जाए। फादर कहते हैं, तुम बहुत सॉफ्ट हो, तुम हमेशा ही ऐसे मामलों को जाने देती हो। इस पर ईशर कहती है, आप ही तो कहते हो, लोग गलती करते हैं पर माफी भी तो मांगते हैं ना, और जब माफी मांगते हैं तो भगवान भी उन्हें माफ कर देते हैं, है ना? वैसे भी अभी तक लॉयड पर कोई गुस्सा नहीं है। जिस पर फादर कहते हैं, गुस्सा है, मैं गुस्सा हूँ लॉयड पर। ये सुनते ही लॉयड शीरो को आगे कर देता है, और अब शीरो फादर को बहुत ही मासूमियत से प्यार भरी आंखों से देखने लगता है। ये देखकर फादर भी पिघल जाते हैं। वो अब लॉयड से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें पूरी तरह से यहाँ रहने नहीं दूंगा, पर तुम्हें एक मौका देता हूँ अपनी गलती सुधारने का। ये कहकर अब वो सबको चर्च के कपड़े पहना देते हैं। अगले सीन में लॉयड सफाई करने के लिए आता है। सफाई करते करते वो बोर हो जाता है और गलती से एक वास गिरा देता है जो जमीन पर गिरते ही टूट जाता है। अब लॉयड वहां से चुपचाप निकलने लगता है। तभी ईशर वहां आ जाती है। वो उस वास को उठाती है और लॉयड से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लॉयड जवाब देता है, माफ करना, मैंने ये वास गिराकर गंदगी कर दी। ईशर मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, ये गलती से हुआ है तो कुछ नहीं होता, तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना? लॉयड जवाब देता है, नहीं। ये सुनकर ईशर कहती है, काफी खुशी हुई कि तुम ठीक हो। पर तभी वह उस वास को ध्यान से देखती है और कहती है, अरे ये तो वही वास है जो फादर को बहुत पसंद है। ये सुनकर लॉयड एकदम घबरा जाता है। तब ईशर कहती है, घबराओ मत, मैं फादर से तुम्हारे लिए माफी मांग लूंगी। तो लॉयड कहता है, नहीं, उनसे माफी मैं खुद मांगूंगा। ऐसा बोलकर लॉयड अब उस वास को उठाता है और उसे फेंकने के लिए चल पड़ता है। ये देखकर रेन कहती है, आखिर लॉयड को क्या हो गया है? वो काफी अजीब बिहेव कर रहा है। इस पर ईशर कहती है, मुझे नहीं लगता, लॉयड तो हमेशा से ही ऐसा ही रहा है, एक अच्छा और प्यारा बच्चा। रेन अब ईशर से पूछती है, जब लॉयड छोटे थे तब वो कैसे थे? तो ईशर कहती है, तब से लेकर अब तक वो जरा भी नहीं बदला। उसे मैजिक से इतना ज्यादा लगाव है कि उसे बाकी चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। इस बार उसने चर्च भी डिवाइन सोर्सरी सीखने के लिए ही ज्वाइन किया है ना। यह सुनकर रेन और बेबीलोन दोनों घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं, इसे कैसे पता चला? दोनों ईशर से झूठ बोलते हैं और कहते हैं, हमें नहीं पता। पर ईशर समझ जाती है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो मुस्कुराकर कहती है, लॉयड तो सच में नहीं बदला, वो पहले भी बहुत सारे वास तोड़ दिया करता था। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां लॉयड ने एक वास गिरा दिया था। ईशर वहां आती है और पूछती है, तुम ठीक तो हो? तो लॉयड कहता है, हाँ। ये सुनकर ईशर राहत की सांस लेती है।
तभी लॉयड पूछता है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं हो रही हो? तो ईशर कहती है, हाँ मुझे गुस्सा होना चाहिए, और फिर मजाकिया अंदाज में कहती है, तुम बुरे बच्चे हो। लॉयड भी मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे थोड़ी गुस्सा किया जाता है, एक काम करो, डिवाइन सोर्सरी का यूज करके मुझे मार ही दो। इस पर ईशर कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि डिवाइन सोर्सरी का इस्तेमाल सिर्फ बुरे लोगों के खिलाफ किया जाता है। फिर वो कहती है, ये सब छोड़ो, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक साथ गाना गाएं? लेकिन लॉयड उसकी बात को इग्नोर करता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉयड ने गलती से चर्च में एक सील किए हुए डेमोन को अनसील कर दिया है, जिसकी वजह से वो डेमोन तबाही मचाने लगता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, पर तभी ईशर सोचती है, लॉयड कहाँ गया? वो देखती है कि लॉयड एक कोने में छिपा हुआ है। डेमोन उसकी ओर बढ़ता है और एक भारी कुर्सी उठाकर लॉयड पर फेंक देता है। लेकिन उसी वक्त ईशर बीच में आ जाती है और लॉयड को अपनी जान की परवाह किए बिना बचा लेती है। इस टक्कर में ईशर खुद घायल हो जाती है, लेकिन वो अपनी चिंता नहीं करती, बल्कि लॉयड से पूछती है, तुम ठीक तो हो? लॉयड जवाब देता है, हाँ। ये सुनकर ईशर फिर से राहत महसूस करती है, लेकिन ये सब देखकर लॉयड अंदर से टूट जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो खुद सबके सामने कबूल करता है, ये सब मेरी ही गलती थी, और उसी वजह से लॉयड को चर्च से बाहर निकाल दिया गया था। ये सब सुनकर रेन और बेबीलोन सोचते हैं, अब समझ आया असल में हुआ क्या था। अब ईशर कहती है, फादर का गुस्सा लॉयड पर इसलिए है क्योंकि उसने उनके कई वास तोड़े हैं। बाकी सभी लोग भी लॉयड को दोषी मानते हैं क्योंकि उसी ने डेमोन को स्पॉन किया था। वो सभी लोग लॉयड को बुरा मानते हैं, पर मैं नहीं। ईशर अपने मन में सोचती है, लॉयड की आवाज़ बहुत प्यारी थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ गा सकें। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मुझे लॉयड को हमारे साथ जुड़ने के लिए इनवाइट करना चाहिए। आज रेसिडल है और सारिया भी आने वाली है। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं, सारिया? ये कौन है? दूसरी तरफ लॉयड को दिखाया जाता है, वो अब वास को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देता है। इतने में उसकी नज़र कुछ लोगों पर जाती है जो एक लड़की पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वो लड़की उनसे टकरा गई थी। जैसे ही लॉयड उस लड़की को देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो बोल उठता है, ये तो मेरी बहन है, सारिया। लेकिन सारिया कुछ भी नहीं बोलती। उसकी चुप्पी देखकर वो लोग और भड़क जाते हैं। तभी सारिया उन लोगों से पूछती है, क्या तुम किसी इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से बजा सकते हो? वो जवाब देते हैं, नहीं। ये सुनते ही सारिया मायूस हो जाती है और वहां से जाने लगती है, पर तभी वो लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं। उधर लॉयड अब अपने दोस्तों को बताता है, ये मेरी बड़ी बहन सारिया है, चौथी राजकुमारी और म्यूजिक की मास्टर। हर इंस्ट्रूमेंट को इसने पूरी तरह सीख रखा है, पर म्यूजिक के अलावा उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं। इधर वो बदमाश सारिया को मारने ही वाला होता है और कहता है, वैसे एक इंस्ट्रूमेंट में मैं भी माहिर हूँ। ये सुनकर सारिया की आंखों में चमक आ जाती है। वो पूछती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, बताओ मुझे। वो हंसकर कहता है, मेरे अंदर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं लड़कियों से चीखें निकलवा सकता हूँ। अब वो सारिया को छेड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी ईशर वहां पहुंच जाती है और सामने खड़ी हो जाती है। वो डांट कर कहती है, सारिया मेरी दोस्त है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। ये सुनकर अब वो बदमाश ईशर को ही गलत तरीके से पकड़ लेता है। फादर वहां आ जाते हैं। वो कहते हैं, आज रेसिडल है, अब बताओ गाना कौन गाएगा? लॉयड पूछता है, वो कब होने वाला है? बेबीलोन कहता है, थोड़ी ही देर में, और उसमें ईशर और सारिया परफॉर्म करेंगी। कहा जाता है जो भी उस गाने को सुनता है वो हील हो जाता है। ये सुनकर लॉयड बोल उठता है, अब समझ आया कि सारिया यहाँ क्यों आई है। तभी ग्रिम लॉयड से कहता है, क्या पता डिवाइन सोर्सरी तभी जागे जब गाना बजे, यानी रिचुअल के दौरान ही। लॉयड भी सोच में पड़ जाता है, हाँ, जो भी उस गाने को सुनते हैं वो ठीक हो जाते हैं। शायद डिवाइन सोर्सरी उसी समय प्रकट होती है। मैं इस रेसिडल को रुकने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद लॉयड रेन से कहता है, अब हमला करो। रेन सिर हिलाकर मान जाती है और अब वह माना फोक्स का इस्तेमाल करती है। वो एकटक देखकर फादर और बाकी लोगों की ओर अपनी ऊर्जा भेजती है और अपनी पावर से उन्हें सुला देती है, जो देखकर ग्रिम दंग रह जाता है। वो बोल उठता है, रेन ने मैं नहीं सुलाया, बल्कि सिर्फ दूसरों को निशाना बनाया है। इसका मतलब है कि उसने अपनी पावर पर काबू पा लिया है। लॉयड मुस्कुरा कर कहता है, उसने माना फोक्स का इस्तेमाल किया है। इसका उपयोग करके तुम अपने प्रेशर को ज्यादा ताकतवर बना सकते हो और अपने टारगेट को सटीक चुन सकते हो, पर यह आसान नहीं, इसमें कड़ी मेहनत लगती है। अब लॉयड मन में सोचता है, तुमने कमाल कर दिया रेन, पर तभी वो गुंडे दोबारा उठ जाते हैं। रेन घबरा जाती है, मैं इन्हें ठीक से सुला नहीं पाई। बेबीलोन अब गुस्से में उन पर हमला करने के लिए बढ़ने ही वाला था, पर इतने में ही लॉयड उसे रोक लेता है। वो गंभीर आवाज में कहता है, अगर हमने इन्हें सुला भी दिया तो फादर देख लेंगे, और अगर फादर को पता चल गया तो हालात काफी मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए लॉयड फैसला करता है, मैं इन्हें कहीं और भेज देता हूँ।
ये कहकर लॉयड अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उन दोनों को टेलीपोर्ट करके सीधा पहाड़ों के ऊपर छोड़ देता है। ईशर और सारिया वहीं रह जाते हैं। लॉयड की इस ताकत को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, हैरान और डरे हुए। लेकिन लॉयड खुद कहता है, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि मुझे ये तक नहीं पता कि मैंने उन गुंडों को भेजा कहाँ है। अगले सीन में फादर भी उड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वहां लॉयड उन्हें बता देता है कि बेबीन ने उन गुंडों को भगा दिया था। बेबीलोन अब भी कांप रहा होता है। लॉयड की ताकत देखकर उसके भीतर डर और हैरानी दोनों भरी होती है, क्योंकि लॉयड ने जैक की टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल करके उन गुंडों को गायब कर दिया था। रेन भी लॉयड से बेहद इम्प्रेस हो जाती है। फादर अब उनकी बातों को मान लेते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। इतने में सारिया लॉयड के पास आती है और उसे कुछ पल तक देखती रहती है। फिर धीरे धीरे उसे याद आता है, इसका नाम लॉयड है। ये सुनकर बेबीन चुटकी लेते हुए कहता है, अपने ही भाई का नाम भूल गई? ईशर मुस्कुराते हुए कहती है। ये बात काफी इम्प्रेसिव है कि उसे लॉयड का नाम याद है, क्योंकि सारिया सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम याद रखती है जो म्यूजिक से जुड़े होते हैं। रेन तुरंत पूछती है, तो क्या लॉयड भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है? आयशर जवाब देती है, नहीं, लेकिन वो गाना बहुत अच्छा गाता है। ये याद करके वो लॉयड से पूछती है, क्या तुम रेसिटल में हमारे साथ गाना चाहोगे? पर इससे पहले कि लॉयड कुछ कह सके, सारिया आकर बीच में बोल पड़ती है, नहीं, लॉयड ने अभी तक इतनी प्रैक्टिस नहीं की है। मैं नहीं चाहती कि वह हमारी परफॉर्मेंस को खराब करे। जब मैं उसे अच्छी ट्रेनिंग दे दूंगी तब वह हमारे साथ गा सकता है। फिर सारिया लॉयड से कहती है, हमारी परफॉर्मेंस को ध्यान से देखना और उससे सीखना। इतना कहकर वो चली जाती है। इसके बाद सारिया पूछती है, हम लोग अब क्या करें? क्यों न जाकर चर्च को एक्सप्लोर करें? लॉयड तुरंत जवाब देता है, नहीं, मुझे रेसिटल को ऑब्जर्व करना होगा। वहीं पर ग्रिम भी अब उन्हें समझाने लगता है, हाँ, जो डिवाइन सोर्सरी है शायद वह रिचुअल के दौरान ही सामने आएगी। अब लॉयड उन्हें गहराई से समझाने लगता है, तुम लोग कई तरह के फिनोमेना क्रिएट कर सकते हो जब तुम माना सिग्नेचर का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जिनके पास खुद माना होता है वो लोग डांस या गाना गाकर भी मैजिक यूज कर सकते हैं। तभी अचानक बेबीलोन और लॉयड दोनों को कुछ अजीब सा फील होता है, पर वो दोनों इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अगले सीन में अब रेसिटल शुरू हो जाता है, जहां सारिया पियानो बजाने लगती है और ईशर अपनी आवाज में गाना गाने लगती है। हम देखते हैं कि ईशर की सुरीली आवाज और सारिया के पियानो की मधुर धुन जब साथ मिलती है तो एक जादुई संगम बनता है। सभी लोग ये संगीत सुनकर हैरान रह जाते हैं। वहीं लॉयड धीमे स्वर में कहता है, तो यह है वो मैजिक जो लोगों को हील कर देता है। ये तो सही में कमाल का है। तब हम देखते हैं वहां मौजूद सभी लोग धीरे धीरे हील हो रहे होते हैं। ये देखकर ग्रिम कहता है, देखो, ये तो सचमुच डिवाइन सोर्सरी है। अब लॉयड माना के एक फ्रेगमेंट को अपनी तलवार से काट देता है और वो फ्रेगमेंट उसकी तलवार पर चिपक जाता है। लॉयड हैरानी से कहता है, आखिर ये कैसा माना सिग्नेचर है? लगता है जैसे ये कोई जियोमेट्रिक शेप हो। मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अगर इसके इफेक्ट की बात करें तो ये एक हेल्थ क्लास स्पेल जैसा है। ऐसी बारिश हो रही है जिसकी 10 मीटर की रेंज में सभी लोग हील हो रहे हैं। ग्रिम आगे कहता है, ईशर का माना थोड़ा कम है, जिस पर लॉयड आत्मविश्वास से जवाब देता है, कोई बात नहीं, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। केवल ईश ही डिवाइन सोर्स को यूज कर सकती है। इसका मतलब यह है कि खुद भगवान के मैसेंजर भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। यह एक ऐसा अननोन टाइप का माना सिग्नेचर है जो किसी भी लैंग्वेज में नहीं है। इसे पढ़ा ही नहीं जा सकता, पर यही बात इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। ये सुनकर ग्रिम मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या तुम इसे सीखना नहीं चाहोगे? लॉयड ठहरकर जवाब देता है, वो तो बाद में देखा जाएगा, पर अभी के लिए मैं एक बहुत ही ताकतवर चीज को महसूस कर रहा हूँ जो यहीं कहीं से हमें देख रही है। जब से रेसिटल शुरू हुआ है उस शख्स की निगाहें और भी ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। अब ग्रिम भी उसे महसूस करने लगता है और चौंकते हुए कहता है, हाँ, ये तो वाकई में खतरनाक प्रेशर है। आखिर ये किसका है और कहाँ से आ रहा है? लॉयड बिना झिझके जवाब देता है, ऊपर से। इस पर ग्रिम हैरान होकर कहता है, क्या इसका मतलब हमें कोई सीलिंग से देख रहा है? लॉयड धीमे स्वर में जवाब देता है, नहीं, कोई हमें वहां से भी ऊपर से देख रहा है। शायद कोई भगवान का दूत, कोई सर्वेंट ऑफ गॉड हमें देख रहा है। अब लॉयड ऊपर जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वह रेन और बेबीन की ओर देखता है और आत्मविश्वास से कहता है, मैं जल्दी लौटूंगा। और फिर लॉयड टेलीपोर्ट करता है और सीधा ऊपर की ओर चला जाता है। अब वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां केवल बादल ही बादल हैं। ये देख ग्रिम घबराकर कहता है, कहीं हम मर तो नहीं गए? लॉयड शांत भाव से जवाब देता है, नहीं, पिछली बार जब मैं मरा था तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें दूर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक रहस्यमयी संरचना जिसके ऊपर एक एंजेल बैठा हुआ था। लॉयड की आंखें टिकी रह जाती हैं और वह दृढ़ता से कहता है,
जो हमें देख रहा था वो यही है। और इसी के साथ ये शानदार रहस्यमय और जादुई एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इस तरह की और शानदार एनिमे कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।